नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे जहां कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने दे डाली है बहुत बड़ी धमकी। अहमदाबाद में बंद कर देंगे विश्व कप फाइनल मैच। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 फाइनल मैच को लेकर ये बहुत बड़ी धमकी दी गई है नरेंद्र मोदी स्टेडियम को लेकर खालिस्तानियों के द्वारा। पूरी खबर आपको बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे शपथ लेते ही मालदीव के नए राष्ट्रपति ने दिखा दी अपनी औकात, भारत से आर्मी हटाने को कहा। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियली कहा गया है, ये सबसे बड़ी खबर बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे नेपाल ने उठाया भारत के साथ सीमा विवाद का मुद्दा, BWG की मीटिंग बुलाने की कर डाली मांग। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बताएंगे उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों को लेकर अभी की सबसे बड़ी खबर, हौसला धीरे धीरे टूट रहा है मजदूरों का। एक से एक खबर बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 बेहतरीन सेना है और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने दे डाली धमकी, अहमदाबाद में बंद कर देंगे विश्व कप फाइनल मैच। जी हाँ, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इसके लिए स्टेडियम के अंदर और बाहर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम कर दिए गए हैं। इस बीच कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो जारी करके फाइनल मैच बंद करने की धमकी दे डाली है। पन्नू प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख है। वीडियो में वो 1984 के सिख दंगे की बात कर रहा है। उसने 2002 के गुजरात दंगे की भी बात की है। वीडियो में वो मुस्लिम और ईसाई समुदायों को भड़काने की कोशिश करता है। पन्नू इजराइल हमास जंग को लेकर भारत के रुख के बारे में भी बात करता है। ये पहली बार नहीं है जब पन्नू वीडियो जारी कर धमकी दी है। इससे पहले अक्टूबर में पन्नू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल फलस्तीन युद्ध से सीखने की धमकी दी थी और कहा था कि ऐसा ना हो कि भारत में भी ऐसी ही प्रतिक्रिया हो। सितंबर में भारत पाकिस्तान ICC विश्व कप 2023 मैच से पहले धमकी देने के लिए पन्नू के खिलाफ FIR दर्ज भी की गई थी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुरक्षा के लिए 4500 जवानों को तैनात किया गया है। मैच देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही कई VVIP और VIP आने वाले हैं। इसे देखते हुए गुजरात सरकार ने पूरी तैयारी की है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जवानों को भारी संख्या में तैनात किया है। CM भूपेंद्र पटेल ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि VIP आवाजाही के कारण आम लोगों को परेशानी ना हो और बंद सड़कों और डायवर्जन के बारे में लोगों को पहले से जानकारी दी जाए। अब ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से आज वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हो रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इस बीच कनाडा में बैठे ये खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह जिस प्रकार से इस मैच को बंद करवाने की बात कह रहा है और गीदड़ भभकी देने की कोशिश कर रहा है। अगर आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं गुरपतवंत सिंह स्टेडियम में मैच बंद तो दूर की बात, भारत के बॉर्डर तक पे एक मक्खी तक नहीं मरवा सकता। तो दोस्तों अपनी राय अवश्य रखिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हर बार की धमकी को देखी जाए, पन्नू को अगर हर बार जितनी भी धमकी उन्होंने दी है अगर उस चीज को नोट किया जाए तो एक चीज निकल कर सामने आती है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू अपने आप को सुर्खियों में रखना चाहता है, खबरों में रखना चाहता है आए दिन, ताकि लोग उसके बारे में बात करें। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आप लोग आपकी इस पर क्या राय है और वर्ल्ड कप इस मैच को लेकर कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या लगता है आपको, भारत ऑस्ट्रेलिया को कितने ओवर में ऑल आउट कर देगी? बताइएगा जरूर। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां शपथ लेते ही मालदीव के नए राष्ट्रपति ने दिखाए तेवर। अब ऑफिशियली भारत से रिक्वेस्ट की है कि अपने सैनिकों को वापस बुला लो। जी हाँ दोस्तों, शपथ ग्रहण के एक दिन जस्ट बाद मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। चीन का समर्थन करने वाले मालदीव के नए राष्ट्रपति ने कल भारत के मंत्री किरेन रिजिजू के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने औपचारिक रूप से यानी ऑफिशियली भारत से मालदीव में तैनात सभी भारतीय सैनिकों को वापस लेने का अनुरोध किया। मालदीव ने भारत से अपने सैनिकों को देश से हटाने के लिए कहा है। मालदीव सरकार का बयान नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के प्रशासन के तहत जारी किया गया। इस अनुरोध को भारत दौरे पर आए मंत्री रिजिजू तक पहुंचाया गया, जो शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। मालदीव के इस अनुरोध को राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पब्लिश किया गया, सार्वजनिक किया गया। राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि बैठक में राष्ट्रपति मुइज़ू ने औपचारिक रूप से भारत सरकार से मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने का अनुरोध किया। इसने कहा कि राष्ट्रपति ने कहा है कि सितंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में मालदीव के लोगों ने उन्हें भारत से यह अनुरोध करने के लिए एक मजबूत जनादेश दिया था और उम्मीद जताई थी कि भारत मालदीव के लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा का सम्मान करेगा। रिजिजू के साथ बैठक के दौरान मुइज़ू ने आपातकालीन चिकित्सा स्थिति के दौरान सहायता प्रदान करने में 2 हेलीकॉप्टरों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी स्वीकार किया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में राष्ट्रपति बनते ही मुइज़ू ने अपनी औकात दिखा दी दोस्तों और शपथ लेते ही भारत से ऑफिशियली कह दिया है कि
कि अपने सैनिकों को वापस ले जाओ। जी हाँ, इस पर आपका क्या जवाब होगा बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें जहां नेपाल ने उठाया भारत के साथ सीमा विवाद का मुद्दा, BWG की मीटिंग बुलाने की कर डाली मांग। जी हाँ, नेपाल ने भारत से सीमा विवाद सुलझाने के लिए बनाए गए सीमा कार्य समूह की बैठक बुलाने का आग्रह किया है। नेपाल के भूमि प्रबंधन, सहकारिता और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि नेपाल ने BWG की बैठक फिर से शुरू करने के लिए भारत को कई चिट्ठी लिखी है, जिसका भारतीय पक्ष से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है, लेकिन जल्द ही इस पर बातचीत आगे बढ़ने की उम्मीद है, जिसके बाद अगली बैठक होगी। BWG की बैठक का मुद्दा नेपाल की संसद में भी उठा है। नेपाली कांग्रेस के लॉ मेकर दिलेंद्र प्रसाद बडू ने कालापानी, लिपू लेख और लिम्पियाधुरा में सीमा मुद्दे को हल करने के संबंध में हुई प्रगति के बारे में विदेश मंत्रालय से जवाब मांगा था। बडू के सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि BWG की आखिरी बैठक भारत के देहरादून में हुई थी। नेपाली पक्ष ने भारत के साथ फिर से बैठक का प्रस्ताव रखा है। अगली खबर की बात करें जहां वर्चुअल G20 लीडर समिट की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख आमंत्रित। जी हां दोस्तों, दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि भारत 22 नवंबर को वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। शनिवार को विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि G20 अध्यक्षता के समापन से पहले भारत वर्चुअली G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वर्चुअल G20 लीडर समिट की अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष सहित सभी G20 सदस्यों के नेताओं के साथ ही 9 अतिथि देशों और 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में इस घोषणा को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। शिखर सम्मेलन प्रमुख मुद्दों को संबोधित करेगा। इसके साथ ही नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के परिणामों और कार्रवाई पर बातचीत की जाएगी। इसके अलावा 17 नवंबर को आयोजित दूसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट के विचार विमर्श पर भी चर्चा शामिल होगी। जी हाँ, इस साल जनवरी में पहले वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के दौरान केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था। ग्लोबल साउथ के महत्व पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भौगोलिक रूप से इसका अस्तित्व हमेशा से रहा है, लेकिन संयुक्त प्रयासों से पहली बार इसे आवाज मिल रही है। जी ऐसे में पीएम मोदी जी को इस G20 लीडर समिट की अध्यक्षता करने के लिए ऑल द बेस्ट अवश्य कहिएगा। अगली खबर की बात करें जहां 1 लाख भारतीयों को नौकरी देने पर अब ताइवान ने किए क्या कह दिया, कहीं ऐसा तो नहीं बता दें। पिछले दिनों आई खबरों के मुताबिक ताइवान भारत से नजदीकी बढ़ाना चाहता है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि ताइवान ने भारत के 1 लाख लोगों को नौकरी पर रखने की पेशकश की है। ये भी कहा गया है कि ये कर्मचारी जल्द ही ताइवान जाने वाले हैं। इसको लेकर दोनों देशों के बीच डील किए जाने की बात सामने आई थी। इसकी वजह ताइवान में बुजुर्गों की आबादी बढ़ना बताया गया। ये खबर वायरल हो रही थी। ताइवान की सरकार ने इसे फेक न्यूज बताया है और इससे इनकार किया है। ताइवान के श्रम मंत्री शू मिंग चुन ने इस खबर को गलत बताया है। उनका कहना है कि दोनों देश इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। मंत्री का कहना है कि उन्हें संदेह है कि बिना वजह दहशत पैदा करने के लिए आंकड़ों में हेरफेर किया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि इसमें रेसिज्म यानी नस्लवाद का मामला है। ताइवान के आम नागरिक इसका विरोध कर रहे हैं। जी हाँ, अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट NDTV के ओपिनियन के एक लेख में कहा गया है कि जैसे ही ताइवान के श्रम मंत्रालय ने भारतीय मजदूरों को ताइवान के बाजार में लाने की योजना की घोषणा की कि सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर हंगामा मच गया कि क्या ताइवान में महिलाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, जबकि भारत समेत अन्य देशों में भी यौन अपराध होते हैं। भारतीय मजदूरों से जुड़ी रूढ़िवादिता भारत और ताइवान के बीच सहयोग की भी सभी संभावनाओं को विफल कर देती है। दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां गाजा के अल शिफा अस्पताल में भारी तबाही, ICU में भर्ती सभी मरीजों की हुई मौत, 7000 फंसे हुए। जी हां, गाजा के अल शिफा अस्पताल में भारी तबाही मची हुई है। इजरायली रेड में ICU में भर्ती सभी मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल के डायरेक्टर मोहम्मद अबू सलमिया ने इस बात की जानकारी दी। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें इजराइल की सेना ने कर दिया सबसे बड़ा ऐलान, कहा हमास के आतंकी जहां भी होंगे हमला करेंगे हम। जी हां, इजराइल डिफेंस फोर्स IDF ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि हमास के खात्मे के लिए वो गाजा के किसी भी कोने में हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे। IDF प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हंगारी ने कहा कि इजरायली सैनिकों को हमास के ठिकाने की जानकारी मिलती है तो वे दक्षिणी गाजा समेत शहर के किसी भी स्थान पर आगे बढ़ेंगे और उनको खत्म करेंगे। हंगारी के बयान के बाद माना जा रहा है कि इजरायली फोर्स जल्दी ही गाजा एनक्लेव के दक्षिणी हिस्से में जमीनी हमला तेज कर सकती है। गाजा में जारी संघर्ष को 6 हफ्ते बीत चुके हैं। इजरायल ने दावा किया है कि गाजा शहर का उत्तरी भाग अब उसके नियंत्रण में है। इजरायली सेना उत्तरी गाजा पर अपनी पकड़ को भी मजबूत कर रही है क्योंकि हमास के साथ उसकी लड़ाई फिलहाल खत्म होती नजर नहीं आ रही। जी हाँ, साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति ने यहूदियों को याद दिलाई पवित्र किताब
जर्मनी पर भी निकाली भड़ास और इजराइल को बता डाला आतंकी देश। जी हां, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने इजराइल को गाजा पट्टी में आम लोगों की मौतों का जिम्मेदार बताया है। एर्दोगन ने कहा है कि इजराइल एक आतंकी देश यानी टेरर स्टेट है जो गाजा में युद्ध अपराध कर रहा है। एर्दोगन ने पश्चिम देशों और जर्मनी को यह कहते हुए घेरा है कि वो इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन को अनदेखा कर रहे हैं। वहीं जर्मनी की ओर से इसके जवाब में कहा गया है कि इजराइल के अपनी रक्षा का अधिकार है जिसका वो इस्तेमाल कर रहा है। एर्दोगन और जर्मनी की चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के बीच इजराइल मुद्दे पर यह मतभेद तब दिखे हैं जब तुर्की के राष्ट्रपति जर्मनी के दौरे पर हैं। शुक्रवार को जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने एर्दोगन के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजराइल के लिए अपने समर्थन का बचाव करते हुए कहा कि उसको अपनी रक्षा का अधिकार है। दूसरी ओर एर्दोगन ने होलोकॉस्ट की तरफ जर्मनी की जिम्मेदारी होने की बात कहते हुए कहा कि बर्लिन कैसे इजराइल के साथ अपने संबंधों को प्रभावित कर सकता है। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि हम पर इजराइल का कुछ भी बकाया नहीं है, इसलिए हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। अगर हम कर्ज में डूबे होते तो हम इतनी खुलकर बात नहीं कर पाते। जो लोग कर्ज में डूबे हैं वे खुलकर बात नहीं कर सकते। एर्दोगन ने गाजा में लगातार हवाई और जमीनी हमले को लेकर इजराइल पर हमला बोलते हुए कहा कि बच्चों और अस्पतालों पर बम गिराने का यहूदियों की पवित्र पुस्तक में कोई स्थान नहीं है। तैरात में इसकी कहीं भी इजाजत नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। एक और खबर की बात करें जहां पर पाकिस्तान को अफगानियों पर नहीं आया कोई भी तरस, 10 लाख लोगों को कड़ाके की ठंड में करेगा बेघर, जिसके बाद WHO हुआ परेशान। जी हां, पाकिस्तान से करीब 13 लाख अफगानी लोग अपने मूल देश लौट सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान ने देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को निकालने के लिए एक अभियान शुरू किया है, जिसके कुछ सप्ताह बाद संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने यह चेतावनी दी। सर्दियों की शुरुआत और अंतर्राष्ट्रीय व देश के मानवाधिकार समूह की ओर से इस अभियान की व्यापक आलोचना के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने बृहस्पतिवार को यह चेतावनी जारी किया है। पाकिस्तान में बिना दस्तावेजों के रह रहे प्रवासियों को देश छोड़ने या फिर गिरफ्तारी का सामना करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने 1 नवंबर से घर घर जाकर प्रवासियों के दस्तावेजों की जांच करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पाकिस्तान का कहना है कि शरणार्थी के रूप में पंजीकृत 14 लाख अफगानी लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका दर्जा दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार अफगानिस्तान में भी उन लोगों के घर नहीं है, आखिर वो अफगानिस्तान में भी जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। WHO ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि अन्य संबंधित कारकों के साथ अचानक और इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लौटने से जन स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा पैदा हो गया है, बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। चलते एक और खबर की तरफ जहां व्लादिमीर पुतिन को लेकर बहुत बड़ा दावा, बॉडी डबल्स का इस्तेमाल करते हैं व्लादिमीर पुतिन। जी हां, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो बीमार नहीं है बल्कि उनकी मौत हो चुकी है। और इस बीच एक प्रमुख जापानी टीवी नेटवर्क TBS की एक आधिकारिक रिपोर्ट में पुतिन के चेहरे की पहचान और शरीर की गतिविधि की जांच के लिए लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें चौंकाने वाले नतीजों का दावा किया गया है। जांच के नतीजों में पुतिन के बॉडी डबल यानी डुप्लीकेट व्यक्ति को लेकर दावे किए गए हैं। दोस्तों, द सन की एक रिपोर्ट में एक पुतिन के तस्वीर को लेकर दावा किया गया है कि वही उनकी असली इमेज है जो मे डे परेड के दौरान 9 मई 2023 को मॉस्को में ली गई थी। वेबसाइट पर एक और तस्वीर के साथ लिखा गया है कि AI तकनीक का कहना है कि क्रीमियन ब्रिज वाली पुतिन की तस्वीर रियल पुतिन से केवल 53% ही मेल खाती है। एक और तस्वीर के साथ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन को लेकर संदेह दुगना बढ़ गया है, क्योंकि इसमें वो केवल 40% मेल खाते हैं और दूसरी 2 तस्वीरों के बीच केवल 18% ही मेल है। पुतिन के चेहरे की विशेषताओं, चाल और भाषण का विश्लेषण करने वाली AI की जांच में निष्कर्ष निकाला गया है कि कम से कम 2 बॉडी डबल यानी डुप्लीकेट व्यक्ति पुतिन की जगह ले रहे हैं। चलते हैं और खबर की तरफ जहां इजरायली प्रधानमंत्री को बिना ट्रायल गोली मार देनी चाहिए। जी हां, कांग्रेसी सांसद का शॉकिंग बयान आपको बता दें। इजरायल हमास युद्ध के बीच कांग्रेसी सांसद राजमोहन उन्नीथन ने इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर सनसनीखेज बयान दिया। कांग्रेसी सांसद ने PM बेंजामिन नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल कहते हुए कहा कि नेतन्याहू को बिना किसी ट्रायल के गोली मार देनी चाहिए। कांग्रेसी सांसद का यह बयान इजरायल के गाजा पर हो रहे हमले के बीच सामने आया है। दोस्तों, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच केरल के कासरगोड में फलस्तीन के समर्थन में एक रैली की गई और रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राजमोहन उन्नीथन ने ऐसा बयान दिया। इस पर दोस्तों आपका क्या टेक होगा बताइएगा जरूर। साथ ही साथ आपको बता दें अगली बड़ी खबर जहां पर जावेद मियांदाद का वीडियो वायरल, कहा जो अयोध्या में राम मंदिर में जाएगा मुसलमान बनकर निकलेगा। जी हां, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद को आपने अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलते देखा होगा। समय समय पर भारत तथा हिंदुओं के खिलाफ उल जलूल बयान देकर सुर्खियों में बने रहते हैं। विश्व कप में पाकिस्तानी टीम के बाहर होने के बाद उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मियांदाद अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर विवादित बयान देते हुए
में दिखाई दे रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर में जो भी जाएगा वो मुस्लिम बनकर बाहर निकलेगा। वीडियो में मियां दाद कहते हैं कि इंडिया में जो भी कुछ हो रहा है, जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा अच्छा काम किया है, उनके लिहाज से अच्छा है, लेकिन हमारे लिए नहीं। मगर मैं उनकी गहराइयों में जाकर बताता हूँ कि एक मस्जिद को मंदिर बनाया है, इंशाल्लाह हमारे ईमान है कि जो भी उस मंदिर में जाएगा वो मुसलमान बनकर निकलेगा, क्योंकि उसके अंदर हमारी जड़ें हमेशा रहती हैं। इस पर दोस्तों आप क्या जवाब देना चाहेंगे, इसको कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां डिफेंस फोर्स होगी और भी ज्यादा ताकतवर, अब देश में ही बनेंगे LCA मार्क 2 और AMCA लड़ाकू विमानों के इंजन। जी हां, देश के डिफेंस सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है। LCA मार्क 2 और इंडिजीनियस एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA के पहले 2 स्क्वाड्रन के इंजनों का घरेलू स्तर पर प्रोडक्शन किया जाएगा। DRDO प्रमुख डॉक्टर समीर V कामत ने शनिवार को यह जानकारी दी। समीर ने कहा कि LCA मार्क 2 के इंजन और AMCC के पहले 2 स्क्वाड्रन का उत्पादन अमेरिकी GE और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से देश के भीतर एक साथ होगा। इसको लेकर सभी जरूरी मंजूरियां अमेरिका से मिल गई हैं। HAL और US की GE देश में संयुक्त रूप से इन इंजनों का उत्पादन करेंगे। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां समुद्र में चीन ने दिखाई गुंडागर्दी, ऑस्ट्रेलिया के मना करने पर भी किया ये काम। नौसैनिक गोताखोर हुए घायल। जी हां, ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के गोताखोरों को मामूली चोटें आई हैं। इसके पीछे का कारण चीन का एक युद्धपोत है। दरअसल ये चोट सोनार पल्स के संपर्क में आने के बाद आई है। एक घटना तब हुई दोस्तों जब हमास बोले तो HMAS टूम्बा संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को लागू करने वाले मिशन के लिए जापान के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में काम कर रहा था। नौसेना के गोताखोर ऑस्ट्रेलिया युद्धपोत के प्रोपेलर से मछली पकड़ने के जाल को साफ करने के लिए उतरे थे, तभी चीनी युद्धपोत ने पतवार पर लगे अपने सोनार को शुरू कर दिया। जब ये पता चल गया कि पतवार पर लगे सोनार को कुछ इस तरह संचालित किया जा रहा है जिससे ऑस्ट्रेलियाई गोताखोरों को खतरा है, तो उन्होंने पानी से निकालने के लिए मजबूर होना पड़ गया। बहरहाल दोस्तों एक और खबर की बात करें, जहां ईरान ने यूं ही नहीं बनाई हमास से दूरी, अमेरिका ने मुस्लिम देशों में डाली फूट। सीक्रेट अड्डों पर जुटाए हजारों सैनिक। जी हां, अमेरिका के चौतरफा घेरेबंदी के बाद ईरान के सुर बदल गए हैं। ईरान ने कहा है कि वो ना तो हमास के इस युद्ध में शामिल होगा और ना ही खाड़ी के मुस्लिम देशों में युद्ध को भड़काएगा। ईरान का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका ने इजराइल हमास युद्ध को देखते हुए हजारों की तादाद में अपने सैनिकों को खाड़ी के सीक्रेट अड्डों पर तैनात किया है। अमेरिका ने इन देशों का नाम नहीं बताया है ताकि वहां की जनता ना भड़क उठे, लेकिन बताया जा रहा है कि इनमें से एक देश जॉर्डन है जो इजराइल का पड़ोसी देश है। अमेरिका को डर था कि ईरान और उसका सहयोगी संगठन लेबनान का हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि जॉर्डन के मुवाफाक साल्टी एयरबेस पर अमेरिका ने अपने F-15 फाइटर जेट की तैनाती की है। इसी विमान की मदद से हाल ही में अमेरिका ने ईरान समर्थित गुटों पर सीरिया के अंदर 2 बार हवाई हमला बोला है। अमेरिका ने अपने सैनिकों पर ईरान समर्थित गुटों के हमले के बाद ये हवाई हमला किया है। द इंटरसेप्ट ने विशेषज्ञों के हवाले से बताया कि कई ऐसे कारक पैदा हो रहे हैं जिससे अमेरिका और ईरान सीधे युद्ध की ओर जा सकते हैं। इसमें सैनिकों की तैनाती भी शामिल है। ईरान की ये कोशिश नाकाम रही और उसे अमेरिकी सैन्य ताकत और कूटनीति के आगे हार माननी पड़ी। आलम यह है कि मुस्लिमों के पवित्र देश सऊदी अरब में भी हमास समर्थकों को अरेस्ट किया जा रहा है, जैसा कि हमने आपको कल बताया था खबर में। एक और समाचार की ओर चले, जहां कनाडा जाने की कोशिश में लगे छात्रों के लिए बड़ी अच्छी खबर। दोनों देशों के विवाद का स्टूडेंट वीजा पर कोई असर नहीं। जी हां, भारत और कनाडा के बीच चल रहे गतिरोध के बीच छात्रों के लिए अच्छी खबर है। दोनों देशों के बीच चल रही इस खींचतान का असर उनके वीजा पर नहीं हो रहा है। छात्र वीजा पहले की तरह ही समय पर आ रहे हैं। वीजा सक्सेस रेट भी 90% से ऊपर है। कुछ छात्रों को तो 11 से 13 दिनों के भीतर भी वीजा मिला है। इतना ही नहीं, कनाडा जाने की भारतीय छात्रों की चाह में भी कोई कमी नहीं देखी जा रही है। बीते सालों की तरह ही इस वर्ष भी बड़ी संख्या में छात्र पढ़ने के लिए कनाडा जाना चाहते हैं और वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जालंधर और अमृतसर में पिनेकल इमिग्रेशन चलाने वाले तीरथ सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि हमने 3 अक्टूबर को जालंधर के एक निवासी के लिए छात्र वीजा के लिए आवेदन किया था। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां पर चैट जीपीटी के बॉस सैम ऑल्टमैन को कंपनी ने किया फायर। ओपनआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फैसला, भारतीय मूल की इस महिला को मिली जिम्मेदारी। जी हां, चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी OpenAI में बोर्ड ने शुक्रवार देर रात CEO सैम ऑल्टमैन को पद से हटा दिया। वो कंपनी के को फाउंडर भी हैं। OpenAI की चीफ टेक्नोलॉजीज ऑफिसर मीरा मुराती फिलहाल अंतरिम CEO के रूप में काम करेंगी। कंपनी ने कहा कि वो एक स्थायी CEO की तलाश करेंगी। इस घोषणा ने OpenAI के कर्मचारी को अचंभित कर दिया, जिन्हें कंपनी के ब्लॉग से मैनेजमेंट में इस बड़े फेरबदल के बारे में पता चला। अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान में बैठे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों का हो रहा खात्मा। 2 साल में 1 दर्जन से ज्यादा की हत्या। जी हां, पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में पिछले 2 वर्षों में 1 दर्जन से अधिक आतंकवादी जो नई दिल्ली की मोस्ट वांटेड सूची लिस्ट में थे
रहस्यमय तरीके से मारे गए हैं, लेकिन पाकिस्तान और उसके यहाँ पल रहे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इन हत्याओं के बारे में चुप हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मारे गए सभी आतंकवादी कमांडर लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, अलगाववादी खालिस्तान आंदोलन या जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक हत्याओं का यह सिलसिला 2021 में लाहौर में लश्कर तैयबा के संस्थापक और 2008 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की हत्या के असफल प्रयास के तुरंत बाद शुरू हुआ और ये सभी हत्याएं एक ही पैटर्न का पालन करती हैं। दोस्तों, प्रत्येक मामले में मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात हथियारबंद लोग शामिल रहे हैं। जी हाँ, ऐसे में जो भी हो, लेकिन भारत की वाकई में मदद हो रही है और भारत के लिए खुशखबरी की ही खबर है। ऐसे में मोदी है तो मुमकिन है कहना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ उत्तरकाशी में टनल में फंसे लोगों के साथियों का टूटा सब्र, कहा ये मजदूरों को नहीं निकाल रहे, बस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, टनल में फंसे मजदूरों का हौसला धीरे धीरे टूट रहा है। आपको बता दें, उत्तरकाशी के उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग में 41 मजदूर पिछले 7 दिन से फंसे हुए हैं। उन्हें टनल के अंदर ही खाना, पानी और ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, लेकिन अब 41 मजदूरों के सहकर्मियों और परिजनों के सब्र का बांध टूट गया है। टनल में फंसे इन मजदूरों के साथियों ने शनिवार को जमकर हंगामा किया। उन्होंने कहा कि हमारे भाई सुरंग के भीतर फंसे हुए हैं, यहाँ सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, मजदूरों को निकालने का काम नहीं किया जा रहा। अगर लोगों को निकालने का काम किया जाता तो अब तक हमारे भाइयों को निकाल लिया गया होता। साथ ही कहा कि बैंक सपोर्ट के लिए भी यहाँ कोई मशीनरी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सुरंग की साइड से कटिंग की जाती है तो लोग बाहर आ गए होते। आक्रोशित लोगों ने कहा कि यहाँ कोई भी अधिकारी हमसे बात नहीं कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस टनल हादसे के जिम्मेदार जीएम, इलेक्ट्रिकल मैनेजर और कंपनी के पीआरओ हैं। सभी वर्कर्स ने कहा था कि ये टनल कभी भी धंस सकती है, लेकिन वे निर्माण करते रहे। दोस्तों, अब इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, क्योंकि 7 दिन हो चुके हैं, जबकि कहा यह जा रहा था कि जिस दिन फंसे हैं उसके अगले दिन छोड़ करके एक दिन बाद यानी 2 दिन के अंदर उनको निकाल लिया जाता, लेकिन अब तक नहीं निकल पाए। दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती ही है। अगली खबर की बात करें, जहां राजस्थान में कांग्रेस सरकार पर प्रधानमंत्री मोदी का ताबड़तोड़ हमला, कहा पेट्रोल डीजल का रेट 12 रुपए बढ़ाकर तिजोरी भर रहे हैं ये लोग। जी हाँ, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बीच शनिवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के समर्थन में सभा करने के लिए आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के भरतपुर में सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान पीएम की ओर से कही गई पेट्रोल डीजल पर एक लाइन के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई। साथ ही साथ अंतिम खबर आपको बता दें, जहां यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन के काले कारोबार पर योगी सरकार ने लगाया प्रतिबंध, प्रोडक्शन, स्टोरेज या सेल पर रोक। जी हां, बिना किसी अधिकार के खान पान व अन्य प्रसाधन के प्रोडक्ट्स को अवैध ढंग से हलाल सर्टिफिकेट देने के काले कारोबार पर यूपी सरकार ने चाबुक चलाया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन को अवैध करार दिया। अब यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन युक्त फूड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज और खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दोस्तों, दरअसल मजहब की आड़ लेकर एक धर्म विशेष को बरगलाने और अन्य धर्मों के बीच विद्वेष भड़काने की इस नापाक कोशिश को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जी हाँ, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि योगी जी ने समय रहते बहुत सही फैसला लिया है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बहरहाल ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।